आज हम टी हार्वर एकर की एक बहुत ही मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड पर गहराई से बात करेंगे। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पूछती है कि क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग मतलब जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष ही करते रहते हैं। और लेखक का दावा है कि इसका ताल्लुक हमारी शिक्षा, हमारी बुद्धिमानी या हमारे हुनर से उतना नहीं है, किस्मत से भी नहीं। हाँ, किस्मत से भी नहीं, जितना हमारे अवचेतन मन में छिपे एक धन के ब्लूप्रिंट से है। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प आइडिया है। लेखक कहते हैं कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, जिसमें हमारा बैंक बैलेंस भी शामिल है, वो हमारी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। आईना है। इसे समझने के लिए वो एक पेड़ का उदाहरण देते हैं। अगर आपको पेड़ पर लगे फल पसंद नहीं है, तो फलों को घूरते रहने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। अगर फल बदलने हैं तो आपको जड़ें बदलनी होंगी। हमारी भीतरी दुनिया हमारी जड़ें हैं और पैसा वो तो सिर्फ एक फल है। ये एक बहुत पावरफुल विचार है कि असली बदलाव सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में होता है। तो ठीक है, आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, इस धन के ब्लूप्रिंट की जड़ों तक पहुंचना। हम समझेंगे कि ये है क्या, ये हमारे बचपन में कैसे बनता है, और सबसे जरूरी सवाल, इसे बदला कैसे जा सकता है। हाँ, क्या हम बड़े होने पर इसे बदल सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। लेखक टी हार्वर एकर कहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति से सिर्फ 5 मिनट बात करके, सिर्फ 5 मिनट? हाँ, सिर्फ 5 मिनट बात करके उसकी पूरी जिंदगी की आर्थिक कहानी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है। वो कहते हैं कि वो उस व्यक्ति के धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट है क्या जो इतना सब कुछ तय कर रहा है? और ए से आर। TFAR। हाँ, यानी थॉट्स हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं को जन्म देते हैं। फीलिंग से हमारे एक्शंस यानी काम होते हैं, और एक्शन से हमें मिलते हैं रिजल्ट्स यानी परिणाम। तो हमारा बैंक अकाउंट, हमारी आमदनी, ये सब सिर्फ परिणाम है। एग्जैक्टली, ये सब सिर्फ रिजल्ट्स हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारे परिणाम हमारे विचारों से आते हैं तो ये विचार कहाँ से आते हैं? यही तो सबसे जरूरी बात है। हमारे ज्यादातर विचार हमारी पुरानी कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग से आते हैं। प्रोग्रामिंग? हाँ, ये वो जानकारी है जो हमारे दिमाग में अतीत में डाली गई थी, खासकर बचपन में। हम एक तरह से अपने अतीत के हिसाब से ही जी रहे होते हैं। इसी प्रोग्रामिंग को लेखक धन का ब्लूप्रिंट कहते हैं। किताब में से समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया। हाँ, वो कंप्यूटर वाला। हाँ, मान लीजिए आपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की और उसका प्रिंट निकाला, पर उसमें एक टाइपिंग की गलती है। ठीक है। आप उस गलती को देखते हैं, एक इरेजर उठाते हैं और उसे प्रिंट आउट पर मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट का बटन दबाते हैं और गलती फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। बिल्कुल, कमाल का उदाहरण है ना। हम में से ज्यादातर लोग असल में यही कर रहे हैं। हम अपने जिंदगी में बार बार इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम प्रिंट आउट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो कि हमारा भौतिक संसार है, जबकि असली समस्या तो प्रोग्राम में है, हमारी मानसिक और भावनात्मक दुनिया में। धन की कमी, जैसा लेखक कहते हैं, वो कभी भी असल समस्या नहीं होती। वो सिर्फ एक लक्षण है, एक संकेत कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम फलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें जड़ों पर काम करना चाहिए। तो अगर हमारी ये प्रोग्रामिंग ही सब कुछ है, तो सवाल ये है कि ये प्रोग्रामिंग हुई कैसे? मतलब कौन था वो प्रोग्रामर? इसका जवाब है हमारा बचपन का माहौल। किताब 3 मुख्य प्रभावों की बात करती है। पहला और सबसे सीधा तरीका है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। यानी बचपन में हमने पैसों के बारे में क्या सुना था? हाँ, वो बातें जो हमारे कानों में पड़ती रहती थीं। जैसे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग बड़े लालची होते हैं, या फिर वो क्लासिक लाइन, क्या पैसा पेड़ पर उगता है? हाँ। हमें लगता है कि ये सिर्फ कहावतें हैं, पर लेखक कहते हैं कि ये हमारे अवचेतन मन के लिए कमांड बन जाती हैं। कमांड्स? हाँ, ये बातें हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव हो जाती हैं और बड़े होने पर हमारे वित्तीय फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करती हैं। अच्छा। किताब में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति का बहुत दिलचस्प किस्सा है। स्टीफन हर साल $8 लाख से ज्यादा कमा रहा था। $8 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। लेकिन साल के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। वो हमेशा पैसों की तंगी में रहता था। कमाने के बाद भी तंगी? ये तो
अविश्वसनीय लगता है। जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि उसकी माँ हमेशा एक बात कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं। अगर तुम्हारे पास गुजारे से ज्यादा पैसा है तो तुम एक सुअर हो। ओह। अब देखिए, स्टीफन का चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसका अवचेतन मन, जो उसकी माँ की प्रोग्रामिंग से भरा था। बिल्कुल, वो अमीर बनने को लालची सुअर बनने के बराबर मानता था। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम काम करता है। जब अवचेतन मन को गहरी भावनाओं और लॉजिक के बीच चुनना हो, तो भावनाएं जीतती हैं। लगभग हमेशा भावनाएं ही जीतती हैं। तो उसका अवचेतन मन उसे अपनी माँ की नजरों में अच्छा बनाए रखने के लिए अमीर बनने से रोक रहा था। एग्जैक्टली। इसीलिए वो अनजाने में सारा पैसा उड़ा देता था, एग्जैक्टली। ताकि वो उस सुअर वाली श्रेणी में ना आए। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो जो हम सुनते हैं वो हमारी सोच को आकार देता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या जो हम देखते हैं उसका असर इससे भी गहरा होता है? बिल्कुल। और ये हमें दूसरे प्रभाव पर लाता है, जिसे लेखक मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग? यानी हमने बचपन में अपने माता पिता को पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हुए देखा। क्या वे खर्चीले थे या कंजूस? क्या वे अच्छे निवेशक थे या हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे? हम स्पंज की तरह होते हैं और ये सब सोख लेते हैं। हाँ, इसमें किताब की वो हैम वाली कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, वो तो कमाल की है। एक औरत जब भी हैम पकाती थी तो हमेशा उसके दोनों सिरे काट कर फेंक देती थी। उसके पति ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी माँ हमेशा ऐसा करती थी। फिर माँ से पूछा गया। माँ ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम्हारी नानी हमेशा ऐसा करती थी। और फिर जब उन्होंने नानी को फोन किया तो नानी ने जो जवाब दिया वो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। मतलब 3 पीढ़ियों से एक आदत चली आ रही थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कॉपी किया जा रहा था। पैसों के मामले में भी हम ठीक यही करते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कई बार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल उल्टा भी तो करते हैं। खासकर अगर उन्होंने बचपन में पैसों की तंगी देखी हो, वो बड़े होकर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेखक कहते हैं कि ये भी मॉडलिंग का ही एक रूप है, लेकिन ये विद्रोही मॉडलिंग है। विद्रोही मॉडलिंग? आप अपने माता पिता के जैसा बनने की बजाय उनके ठीक उल्टा बनने का फैसला करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपके व्यवहार का स्रोत वो अभी भी आपके माता पिता ही हैं। मतलब हम अभी भी उनकी कंडीशनिंग पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आजादी से चुनाव नहीं कर रहे। बिल्कुल। ऐसे लोग भले ही बहुत पैसा कमा लें, लेकिन वे अक्सर अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी पूरी प्रेरणा गुस्से और नाराजगी से आती है। मतलब चाहे हम नकल करें या विद्रोह करें, दोनों ही सूरतों में रिमोट कंट्रोल हमारे बचपन के हाथ में ही है। ये समझना थोड़ा परेशान करने वाला है। और तीसरा प्रभाव क्या है? तीसरा प्रभाव है विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। यानी बचपन में पैसों से जुड़ा कोई एक बड़ा अनुभव जिसने हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ी हो। किताब में जोशी नाम की एक नर्स का उदाहरण है। वो एक इमरजेंसी रूम नर्स थी, अच्छा कमाती थी, लेकिन उसके पास कभी पैसा टिकता ही नहीं था। वो कहती थी, जैसी पैसा आता है मुझे उसे खर्च करना पड़ता है। जब उसने अपने अतीत को खंगाला तो उसे एक बहुत दर्दनाक घटना याद आई। जब वो 11 साल की थी तो वो अपने माता पिता के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में थी। हाँ, और उसके माता पिता में पैसों को लेकर बहुत जोर से बहस हो रही थी। अचानक उसके पिता खड़े हुए, उन्होंने अपनी छाती पकड़ी और उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही मार्मिक है। और ये सोचना भी डरावना है कि बचपन का एक पल अनजाने में हमारी पूरी जिंदगी के फैसलों पर हावी हो सकता है। बिल्कुल। उस एक पल में जोशी के अवचेतन मन ने एक समीकरण बना लिया, पैसा इज इक्वल टू दर्द, पैसा बराबर दर्द। हाँ, तो बड़े होने पर उसका अवचेतन मन उस दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा था। कैसे? उसे हर तरह के पैसे से छुटकारा दिलाकर। ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन अवचेतन मन का काम तर्क करना नहीं, बल्कि हमें बचाना है, चाहे उसके तरीके कितने भी गलत क्यों ना हो। तो ये सब सुनने के बाद कोई भी थोड़ा निराश महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि हमारा वित्तीय भविष्य तो बचपन में ही तय हो गया था। हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। हाँ, तो क्या किताब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताती है? क्या हम इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं? हाँ, और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। लेखक कहते हैं कि बदलाव संभव है और इसके 4 मुख्य तत्व हैं। 4 तत्व? पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। आप किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकते जिसके होने के बारे में आप जानते ही नहीं। सही है। तो पहला कदम है अपने विचारों, अपने डरों, अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना। और दूसरा कदम है समझ, अंडरस्टैंडिंग। ये जानना कि आपके सोचने का ये तरीका आया कहाँ से।
जब आप समझते हैं कि पैसों को लेकर आपका डर आपकी अपनी नहीं है, बल्कि आपने इसे अपनी माँ से सीखा है, या किसी बचपन की घटना से। हाँ, तो आप उसे एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। और यहीं से तीसरा सबसे शक्तिशाली कदम आता है, अलगाव, डिसोसिएशन। अलगाव। ये महसूस करना कि ये विचार आपका हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी फाइल की तरह है जो आपके दिमाग में पड़ी है, और आपके पास उस फाइल को डिलीट करने और एक नई फाइल बनाने का विकल्प है। मतलब हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम अतीत की प्रोग्रामिंग के हिसाब से जिएंगे या अपने आज के चुनाव के हिसाब से। एग्जैक्टली। जागरूकता, समझ और अलगाव, यस। ये तीनों मिलकर एक आधार तैयार करते हैं। लेकिन असल बदलाव के लिए चौथा तत्व सबसे जरूरी है, जिसे लेखक रिकंडीशनिंग कहते हैं। रिकंडीशनिंग। हाँ, खुद को दोबारा प्रोग्राम करना। हाँ। और इसके लिए किताब में एक तरीका बताया गया है जो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। आप घोषणाओं की बात कर रही हैं, डिक्लेरेशंस? हाँ, घोषणाएं। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा, मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा था। मतलब सिर्फ कुछ लाइनें दोहराने से किसी की आर्थिक स्थिति कैसे बदल सकती है? मेरा भी यही सवाल था। क्या लेखक इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। लेखक साफ करते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। एक घोषणा एक औपचारिक बयान है, एक इरादा है। जब आप एक घोषणा करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि ये मेरी नई सच्चाई है। अच्छा। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हमारे दिमाग में हर विचार एक न्यूरल पाथवे बनाता है। पुरानी नकारात्मक सोच के रास्ते बहुत मजबूत और पक्के हो चुके हैं। घोषणाएं उन पुराने रास्तों को कमजोर करने और नए सकारात्मक रास्ते बनाने का काम करती हैं। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। और लेखक इसमें एक शारीरिक तत्व भी जोड़ते हैं। हाँ, जैसे हाथ को दिल पर रखकर कहना, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। और फिर अपने सिर को छूकर कहना, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। ये शारीरिक क्रिया उस विचार को और मजबूत करती है। ये सिर्फ ब्रह्मांड को संदेश भेजना नहीं है, ये अपने ही दिमाग और शरीर को हैक करने जैसा है। और लेखक खुद भी तो इसे लेकर शंका में थे शुरू में। हाँ, वो कहते हैं कि जब वो दिवालिया थे तो उन्होंने सोचा, चलो इसे आजमा कर देखते हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। और आज वो करोड़पति हैं। और इस तरीके की शक्ति में पूरा विश्वास करते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि हमारी वित्तीय सफलता या असफलता का कारण बाहरी दुनिया में नहीं है, जैसे कि अर्थव्यवस्था या हमारी नौकरी। हाँ, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे अवचेतन में बैठे उस धन के ब्लूप्रिंट में, जिसे बचपन में सुनी सुनाई बातों, देखे हुए व्यवहार और कुछ खास घटनाओं ने मिलकर बनाया है। और सबसे उम्मीद की बात यह है कि हम इस ब्लूप्रिंट के गुलाम नहीं हैं। हम इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर जागरूकता, समझ और रिकंडीशनिंग जैसे तरीकों से इसे बदल भी सकते हैं। ये एक तरह से अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने जैसा है, ताकि हम उन वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सके जो हम हमेशा से चाहते थे। आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है, किताब में लेखक एक जगह कहते हैं कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है पीड़ित की भूमिका निभाना, विक्टिम मोड में रहना। हाँ, विक्टिम मोड। इसके 3 लक्षण हैं: दोष देना यानी ब्लेमिंग, खुद को सही ठहराना जस्टिफाइंग, और शिकायत करना कंप्लेनिंग। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, चाहे वो ट्रैफिक के बारे में हो, मौसम के बारे में हो या सरकार के बारे में हो, शिकायत करने की जो आदत है, हाँ, क्या वो आदत अनजाने में हमें एक पीड़ित की मानसिकता में रखकर हमारी दौलत की राह को रोक रही है?